हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.38 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड करें द वैल्यू ऑफ सी इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। यानी कि बच्चों क्या है कि देखें यहाँ पे एक सी कैपेसिटेंस मींस हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है और हमें इंडक्टर की देखें इस दफ़ा इंडक्टेंस दी गई हुई है और कह रहा है कि इसकी एनर्जी आप जो भी मालूम करोगे वो कैपेसिटर की एनर्जी के इक्वल होगी। यानी कि बच्चों अगर हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करना है तो हमें दो काम करने होंगे। एक तो सबसे पहले नंबर पे हमें इंडक्टर के क्रॉस उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसी एनर्जी की मदद से हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बच्चों आप सबको मैंने ये पॉइंट बताया था कि अगर मुझे देखो इंडक्टर की एनर्जी चाहिए तो उसका फार्मूला होता है W(L) इज इक्वल टू 1/2 Li²। यानी कि उसके क्रॉस उसकी करंट LIL कह लो, क्योंकि करंट को नाम मैं हमेशा इंडक्टर की करंट को नाम IL से देता हूँ, ठीक है। तो LIL² चाहिए, यानी कि उसके क्रॉस मुझे उसकी करंट चाहिए, यानी कि उसके अंदर कितना करंट स्टोर है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में करंट स्टोर है। और बच्चों इंडक्टर की बात करूँ ना, इंडक्टर की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी हमें सिर्फ एनर्जी दी जा रही है। देखें एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 CV²। इसके मतलब कि कैपेसिटर की जो फार्मूला होता है CVC²। मैं क्योंकि कैपेसिटर के वोल्टेज को VC का नाम दूंगा। अब देखो बच्चों उसने बस इतना बोला है कि एनर्जी इंडक्टर की जो आप मालूम करोगे वो इक्वल होगी कैपेसिटर की एनर्जी के, यानी कि हमें यहाँ पे ये वाला वेरिएबल मिलेगा। लेकिन इस तरफ देखो, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स मतलब कि हमारी इक्वेशन में रह जाएंगे, एक कैपेसिटेंस और दूसरा उसके वोल्टेज। यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे कैपेसिटेंस से पहले इसके वोल्टेज प्लस इंडक्टर की करंट ये दोनों चीज़ें मालूम करनी होगी ताकि मैं एनर्जी मालूम कर सकूं। बाद में इसी एनर्जी की मदद से यहाँ पे एनर्जी पुट करूं और वोल्टेज भी मालूम किए हों, यहाँ पे वोल्टेज पुट करूं और कैपेसिटेंस मालूम हो जाए। ये चीज़ है असल। तो देखें बच्चों मैंने आप सबको बताया हुआ है इंडक्टर के क्रॉस उसकी करंट कितनी स्टोर है और वोल्टेज के क्रॉस उसके वोल्टेज कितने स्टोर हैं। ये चीज़ मालूम करने के लिए आपको फाइनल टाइम पे या इनिशियल टाइम पे चले जाना होता है, यानी कि आप उस वक्त पे चले जाते हो जब अभी बैटरी अटैच की जाती है या बैटरी को अटैच हुए कैपेसिटर या इंडक्टर के साथ काफ़ी टाइम हो चुका होता है, यानी कि या तो वो टोटली तौर पे डिस्चार्ज हो चुके होते हैं या टोटली तौर पे चार्ज होते हैं, ठीक है। दो ही कंडीशंस होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, देखें अब हम इसका सर्किट बनाते हैं उस कंडीशन पे। ये आपको ज़्यादा डीप जाके ना चैप्टर 7 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं जाने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा। 12 वोल्ट की बैटरी। तो बच्चों उस कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास जो हमारा होगा ना कैपेसिटर जब टोटली तौर पे चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट तौर पे वर्क करता है, ठीक है। ये एज अ ओपन सर्किट आ गया और उसके क्रॉस उसके वोल्टेज मेंशन किए जाते हैं कि उसके वोल्टेज कितने स्टोर होंगे उस वक्त उसमें। तो देखो बच्चों ये हमारा कैपेसिटर, जिस तरफ इसका ये पैरेलल लाइन मतलब कि स्ट्रेट होता है उस तरफ इसका पॉजिटिव साइन हमेशा लगाते हैं वोल्टेज का, और नेगेटिव साइन उस तरफ जिस तरफ इसकी टेढ़ी लाइन होती है। तो ये वोल्टेज आगे इसके VC, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टर जो होता है बच्चों, जब वो टोटली तौर पर चार्ज या डिस्चार्ज होता है वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है। और मैंने आपको बताया था जब आपका इंडक्टर अप टू डाउन हुआ तो आपने उसमें जो करंट फ्लो करवानी है शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा के वो डाउनवर्ड करवानी है, ठीक है, IL के नाम से। तो देखो ये मैंने इसका सर्किट ड्रा कर दिया उस टाइम पे जब हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर भाई टोटली तौर पे चार्ज या डिस्चार्ज कंडीशन में है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ये 200 ओहम आ गया, ये आ गया 100 ओहम, ओके। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है ना, हमें बस सिंपल अगर इसके ऊपर अपना KCL की बजाय KVL चलाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें पैरेलल सर्किट नहीं है, एक पूरा सीरीज सर्किट बन गया। ये ओपन है, इसमें तो करंट ने जाना ही नहीं है। देखें करंट इसमें से निकलेगी इस बैटरी में से, यहाँ से जाएगी आगे। करंट को दो रास्ते मिलेंगे यहाँ पे, कुछ इधर को कुछ इधर को, लेकिन करंट कहेगी इधर तो रास्ता ही नहीं है। जैसे आपकी वायर टूट जाती है आपके चार्जर की और आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं होता, यानी कि करंट जाता ही नहीं है वहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा इस रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। तो यहाँ से गुजरते हुए सारा वापस चला गया, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या सीन है कि लूप एक लूप बन गया, सिंगल लूप, यानी कि इसमें कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, लूप एनालिसिस टेक्निक। तो ये मैंने KVL लगा दी, यहाँ पे करंट ले ली बच्चों, IL के नाम से लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। IL के नाम से हमने क्यों ली, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक करंट देखें मेंशन है IL, ये आप चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। IL मेंशन है जो कि उसी डायरेक्शन में घूम रही है जिस डायरेक्शन में हम क्लॉकवाइज में एक करंट लेते होते हैं। तो लिहाजा IL आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं KVL की टेक्निक से, ठीक है। तो चलो आप KVL लगाएं, अप्लाई KVL एट
द गिवन लूप आपने ये लिख लेना, ठीक है। ऊपर बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ उसका मतलब होता है यानी कि हर एक चीज़ के हमने वोल्टेज लिखने हैं। अगर बच्चों ये चीज़ याद रखना, हमेशा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना लूप एनालिसिस टेक्निक में। अगर आपको किसी रजिस्टर के वोल्टेज नहीं पता तो आपने उसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा देना, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके हो गया, डन हो गया, सब पता चल गया, तो चलो आओ लगाएं। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के गई है, तो ये आ गया -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखें इस यहाँ से जाती हुई आगे दो रास्ते मिलते हैं, ऊपर नहीं जाती क्योंकि ऊपर से ओपन है, डेट्स वाई इसी रजिस्टर में से गुजर जाती है। तो इस रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा के हम इसके वोल्टेज लिख लेंगे, क्योंकि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। तो लिहाजा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट IL है, रेजिस्टेंस है 200, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 200 IL बन जाएगा। ये बच्चों हमेशा प्लस में लिखना है जब आप अपनी डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज रखो, ठीक है। मजीद देखो आगे यहाँ से करंट जाएगी ऐसे और इस रजिस्टर में से गुजरेगी, तो इसके ऊपर भी वैसे ही अपना ओहम्स लॉ लग जाएगा, 100 IL आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। और देखें हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ से आपको मिल जाएगी करंट की वैल्यू 300 IL आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ से आपको IL की वैल्यू मिल जाएगी, मेरे ख्याल में ये आने वाला पॉइंट्स में देखें बच्चों, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 300 ने डिवाइड हो जाना, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखते हैं कितना आता है। 12 डिवाइडेड बाई 300, 0.04, जी बिल्कुल 0.04 अम्पेयर। ओके हो गया बच्चों, करंट तो हमें पता चल गई। अब देखें मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कैपेसिटर के वोल्टेज। वो कैसे मालूम करेंगे, देखो बच्चों ये जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं। पैरेलल मींस के वायर्स का कॉमन होना अपर और लोअर टर्मिनल। अब देखो ये वाला टर्मिनल देखें इस रेजिस्टर के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अगर आप प्रीवियस शेप में वापस आओ तो बच्चों देखो ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में थे, यानी कि इनका एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा था वायर का और एक टर्मिनल यहाँ पे। तो बच्चों पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, यानी कि जितने वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस आएंगे उतने ही इसके क्रॉस होंगे। यानी कि अगर वैसे भी देखा जाए तो बच्चों देखो VC इसके जैसे ऊपर ही मेंशन हो, ऐसे ही नजर आ रहा है ना, तो लिहाजा VC इसके ऊपर ही मेंशन है एक लिहाज से। तो हम यहाँ पे ओहम्स लॉ की टेक्निक के अकॉर्डिंग VC निकाल लेंगे। देखें VC इज इक्वल टू, देखो बच्चों करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग VC के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई करंट प्लस में लिखी जाएगी, आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई है। और रेजिस्टेंस कितनी है 200, तो ओहम्स लॉ लग रहा है, देखें 200 रेजिस्टेंस आ गई इनटू करंट आ गई, करंट पॉजिटिव में आई क्योंकि ये पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आ गया फार्मूला। तो 200 इंटू 0.04, तो ये भी करके देख लो कितने आते हैं आपके पास। ये बटे में मेरे ख्याल में 8 वोल्ट आने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। जी बच्चों बिल्कुल 8 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन समझिए बस हल हो गया, बस समझिएगा। देखिएगा पहले मैं W(L) बच्चों उसने वैसे ही देखें मैं कहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे अलहदा करूँगा। देखें उसने बोला हुआ है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है वो इक्वल है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइन आपने लिख देनी है कि एज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जैसा कि यानी कि आपने क्वेश्चन में कहा है कि यानी कि क्वेश्चन करने वाले को कह रहे हैं हम कि जैसा कि आपने क्वेश्चन में कहा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बराबर है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के, सो लिहाजा इसी वजह से हम कह रहे हैं कि WC बराबर है WL के, यानी कि ये दोनों एनर्जीज आपस में बराबर है। ऐसे आपने इक्विलेट करवा देना इक्वेशंस को। तो यहाँ पे आप वो पुट कर दें उनके फार्मूलाज। 1/2 देखो बच्चों L इंटू IL का स्केयर, IL आपके पास क्या है 0.04, ठीक है। ये देखो बच्चों ये सॉरी WC वाला फार्मूला था, मैंने WL का पहले लिख दिया। चले कोई नहीं मसला बच्चों, WC का इस साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ लें मैंने इक्वेशन को 180 डिग्री घुमा दिया, पहले मैंने WL का फार्मूला लिख दिया, तो ये कह लें WL पहले मैंने लिख दिया, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 0.04 का स्केयर आ गया, ठीक है। और उसके बाद WC का यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला, यानी कि बच्चों ऐसे मैंने इक्वेशन को किया। यार कुछ मुझसे पता है सवाल पूछने बैठ जाते हैं, इस वजह से फिर सब बताना पड़ता है, मैंने इस तरह से कर दिया। ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैथ कहता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ गया थी, ठीक है। और उसके बाद WC का फार्मूला लिखना है, देखो 1/2 C और साथ में VC का स्केयर। VC कितने हैं बच्चों अपने पास है 8 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों 1/2 दोनों साइड पे कॉमन है तो ये दोनों तरफ से कट गया। और हमने क्या निकालना है, हमने C की वैल्यू निकालनी है। C देखो बच्चों इधर ही रह जाएगा, ठीक है, C इधर ही रह गया हुआ है, वो मैं उठा के इस तरफ ले आया हूँ। और इस तरफ क्या हुआ, देखो बच्चों L की वैल्यू कितनी दी गई थी, ये L की 0.1 दी गई हुई है, यहाँ पे पुट हुआ 0.1, ठीक है। और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा था 0.04 का स्केयर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 8 इसके साथ ज़रब हो रहा था 8 का स्केयर, वो इधर ज़रब हो रहा था दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 8 का स्केयर यहाँ पे आ गया। इसको ओवरऑल बच्चों कैलकुलेट करो, आपको इंडक्टर की ये कैपेसिटर की वैल्यू मिल जाती है। तो 0.1, तो हाँ तो बच्चों ये देखें आपका ये आपको कैलकुलेटर आंसर देगा इस फॉर्म में, तो 2.5 माइक्रो फैराड, ठीक है।
ये 10 पावर इज़ -6 का मतलब होता है माइक्रो, और इसी फॉर्म में हमें तकरीबन कैपेसिटर देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। तो देखें आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये वेरीफाइड है।